फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानवाधिकार आयोग। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। संसद द्वारा भारत के गणराज्य के 41वें वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा गठित किया गया था। यह परामर्शकारी सलाहकारी निकाय, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। सांविधिक निकाय का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है और संसदीय विधि बनाकर इसका गठन करती है, तो यह सांविधिक निकाय होता है, संवैधानिक नहीं होता है, गैर संवैधानिक। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। यह जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता है। और इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मंत्रालय कौन सा था? गृह मंत्रालय था। और उसके भी पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त थी, जांच कर सकता था लेकिन दंड नहीं दे सकता था। और आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है, वो भी मानवाधिकार आयोग भी स्वतः संज्ञान ले सकता था। और इसका गठन का उल्लेख धारा 3 में है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 90 के 19 जो अधिनियम बनाया गया 90 में, उसकी अध्याय 2 की धारा 3 में उल्लेख इसका गठन के तहत इसका गठन किया गया है। जो अधिनियम 1990 के तहत अध्याय 2 धारा 3 के तहत इसका किसका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। ठीक है। इसके प्रक्रिया विनियम 2005 में बनाए गए थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। ये बहुसदस्यीय निकाय, एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। कुल 7 व्यक्ति हो जाते हैं। और योग्यता अध्यक्ष उसी को बनाया जाए जो महिलाओं के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध व्यक्ति अर्थात अनुभवी व्यक्ति हो। सदस्य हेतु संगठन हेतु जिन्हें विधि, व्यवसाय व आंदोलन, शैक्षिक, महिला संगठन, प्रशासनिक व आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण का अनुभव होता है। इसमें 5 सदस्यों में से एक तो अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का और 3 महिला क्षेत्र के विशेषज्ञ। जो 5 सदस्य होते हैं जिनमें एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए, एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, 3 महिला क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। और नियुक्ति इसके धारा 5 में उल्लेखित है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें केंद्र सरकार, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा। इसका कार्यकाल धारा 4 में उल्लेखित है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 3 वर्ष और 70 वर्ष था जो भी पहले हो। और त्यागपत्र का उल्लेख धारा 4 में केंद्र सरकार को देता है। त्यागपत्र राष्ट्रीय महिला आयोग किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। हटाया किसके द्वारा जाता है? तो त्यागपत्र भी हटाया भी उसी के द्वारा जाएगा। और हटाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? असमर्थता, कदाचार, दिवालियापन, मानसिक रूप से विकृत, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर हटाया जा सकता है। और रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को देते। ये सारे काम इसके केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। रिपोर्ट किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। हटाता कौन है? केंद्र सरकार। और त्यागपत्र किसको देते हैं? केंद्र सरकार। और मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति के सारे काम राष्ट्रपति के किए जाते हैं। केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाती है। ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? धारा 14 में। और वेतन भत्तों का निर्धारण धारा 6 के अंतर्गत उल्लेख है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? धारा 10 में उल्लेखित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख किस में है? धारा 10 में है। और आयोग निम्नलिखित ये सभी इनमें से कोई कार्य करेगा, अर्थात संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच और परीक्षण करना, केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कार्यक्रम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी रिपोर्टों में संघ या किसी राज्य महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना, समय समय पर संविधान में मौजूदा प्रावधानों, महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा उनमें संशोधन की सिफारिश करना, ताकि ऐसे कानूनों में किसी में
किसी कमी, अपर्याप्तता कमी को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधायी उपाय, जो कि पुराने हो चुके हैं कानून, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, उनमें सुधार की सिफारिश कर सकता है और उपयुक्त सुधारात्मक विधायी उपाय सुझाए जा सकते हैं। और संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष, जैसे किसी किसी महिला के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह उन्हें संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखवाए जा सकते हैं। शिकायतों पर गौर करना, निम्नलिखित से संबंधित मामलों स्वतः संज्ञान ले सकता है, और स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो ये महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना, तो इस पे स्वतः संज्ञान ले सकता, जहाँ कहीं महिलाओं के अधिकारों से वंचित किया जा रहा हो तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा समानता और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न होना, महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशा निर्देश निर्देशों का अनुपालन न करना, ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना, यह भी राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य कर सकते हैं। स्वतः संज्ञान ले सकते हैं इन मामलों पर। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, अत्याचारों से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों पर विशेष अध्ययन या जांच का आह्वान करना तथा बाधाओं की पहचान करना, ताकि उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियाँ सुझाई जा सके। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, कि महिलाओं को उचित सभी जगह प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो इसके तरीके सुझाने के लिए प्रचारात्मक और शैक्षिक अनुसंधान करना तथा उनकी उन्नति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करना, जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, जैसे कि आवास और कठिन परिश्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करने तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त सहायता, सेवाएं और प्रौद्योगिकी, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, संघ और किसी राज्य के अंतर्गत महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन, ये सब कार्य किसके हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं। क्या बात है। किसी जेल या रिमांड होम, महिला संस्थान या हिरासत स्थान का निरीक्षण करना, निरीक्षण करवाना, महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्यथा रखा जाना, यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाना। जो भी इनसे संबंधित प्राधिकारी होते हैं उनके समक्ष मामला उठाया जा सकता है। और महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमों के लिए धन मुहैया कराना, तो यह काम भी किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है। जो कि कोई मुद्दा होता है जो महिलाओं के एक बड़े समूह को प्रभावित करता है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो कौन मुहैया कराता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं से संबंधित किसी मामले पर विशेष रूप से महिलाओं को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट कौन देता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार के द्वारा उसे भेजा जाता है। और इसकी शक्तियों का, राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियों का उल्लेख धारा 10 के 4th सेक्शन में है। आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्तियाँ धारा 10 के सब पार्ट 4th में है। आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है, महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है, केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन मांग सकता है, किसी व्यक्ति को समन और हाजिर करना तो शपथ पर उसका परीक्षण कर सकता है, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश कराना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना। कृमि न्यायालय कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति मांगना और साक्ष्यों दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित श्रेणी में शिकायतों को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। ये तो हो गई इसकी शक्तियाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब किन कार्यों या इनकी शिकायतों को खारिज किया जा, एक तो अस्पष्ट व पठनीय, अनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें, इनको खारिज किया जा सकता है। यदि मामला पक्षों के बीच किसी सिविल विवाद से संबंधित होने पर भी, सिविल विवाद से संबंधित होने जैसे संविदात्मक अधिकार या दायित्व से संबंधित होने पर इस शिकायत को खारिज किया जा सकता है। उठाए गए 10 सेवा मामलों से संबंधित जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल ही नहीं है, तो भी उसको शिकायत को खारिज किया जा सकता है। उठाया गया मुद्दा औद्योगिक विवादों से संबंधित हो जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन शामिल नहीं हो, और मामला राज्य आयोग के समक्ष लंबित हो, और
अगर मामला कोई राज्य आयोग के समक्ष लंबित होता है तो उसे भी खारिज किया जा सकता है। इस मामले पर आयोग द्वारा पहले से निर्णय लिया कोई मामला जो कि पहले से निर्णय लिया जा चुका है तो उसको भी खारिज किया जा सकता है। और यह मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है तो भी उसको खारिज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ फैक्ट है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय महिला नीति कब घोषित की गई थी? 1996 में। और नवीनतम राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में घोषित की गई थी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षों की सूची है जिसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला महिला आयोग की कब से कब तक था कार्यकाल था? 3/2/1992 से 30/1/1995। इसकी पहला महिला आयोग के अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। दूसरे महिला आयोग के अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी। तीसरे की विभा पार्थ सारथी। और चौथे महिला आयोग की पूर्णिमा आडवाणी। पांचवे की गिरिजा व्यास। छठे की ममता शर्मा। ललिता कुमार मंगलम सातवें की। और आठवें की थी रेखा शर्मा, कार्यवाहक थी। कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थी रेखा शर्मा। और अब वर्तमान में कौन है? विजय किशोर रहाटकर हैं जो 22/10/2024 से लगातार है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी किसकी? कब क्यों कौन से संसद के द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर की गई थी? ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित सत्य कथन कौन सा? एक सांविधिक बिल्कुल सही है। परामर्शकारी निकाय सही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय महिला, ये भी बिल्कुल सही है। और यह स्वतः संज्ञान ले सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। तो इसमें चारों ही सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992। तो 1990 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अभी हमने पढ़ा है, जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यादेश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता? एक तो श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, और जो कि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित होता ही नहीं है। न्याय मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो तो भी इस पर खारिज किया जा सकता है। और विशुद्धता सेवा मामलों से संबंधित शिकायत संबंधित, तो इसमें से उस सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छठे में अपना आंसर हो जाएगा द। ये सभी विचारणीय, ये सभी सही है। विचार नहीं किया जा सकता, कहने का तात्पर्य यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारा 13 के तहत आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग किसको सौंपता है रिपोर्ट? केंद्र सरकार को सौंपता है, तो गलत हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी, बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये भी दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर न तो एक न ही दो, तो इसका आंसर द होगा। सॉरी, स पे टिक लग गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में असत्य कथन बताना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बिल्कुल सही है। भारत गणराज्य के 41वें वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और यह एक सांविधिक निकाय, ये भी सही है। और भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस नोडल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्र, बिल्कुल नहीं, इसके केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और 3 सदस्य समिति जिसमें एक तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, एक गृह मंत्री होता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह आंसर हो जाएगा। इसका असत्य कथन है ये। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हमने पढ़ा था 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं रही हैं? रेखा शर्मा, ममता शर्मा, पूर्णिमा आडवाणी, ये सभी रही हैं। तो तारा भंडारी इसके अध्यक्ष नहीं रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे भी आपको वीडियो बैक टू बैक मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।